अच्छा जी, as everybody know, my name is Awais Ali, and I passed CSS 2018 exam in my very first attempt, and I was allocated to military lands and cantonment service. सर्विस क्या है, कैसी होती है, उस पर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और सब लोग जो हैं उन्हें मैं वेलकम करता हूं, और आप सब लोगों को मैं एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूं कि आप सब वो लोग हैं जो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की परवाह करते हैं, और आप सब लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनको इस सेशन के बाद इससे बेहतर लिखना आए, इससे बेहतर उनका नॉलेज हो, और उनके इश्यूज जो हैं, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हों। होपफुली आप सब लोग जो है यही चाहते होंगे, और इसके बगैर आप लोग क्लास में नहीं आए होंगे। ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है हाई होप्स रखता हूँ आपसे भी, और आप लोग मुझसे भी हाई होप्स रखते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में, या जैसे भी है जहाँ भी होता है मुख्तलिफ जगहों पर, तो सब जगहों पर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ने चैट में बताया एसएम को कि उनके पहले बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऐसे के लिए। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने उनसे उनको ऐसे की तैयारी तो करवाई, लेकिन उनकी तैयारी हुई नहीं। ठीक है। तो मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करता। ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा, और मैं इस चीज़ के साथ 100% ऑनेस्ट रहूँगा कि जो चीज़ मुझे पता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ, और मैं जितनी ज़्यादा एफर्ट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए मैं करूँ। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मुझे पता है वो सब चीज़ें आपको बता दूँ, बल्कि बताऊँ नहीं, बल्कि आपको कहूँ कि मुझे करके दिखाएं। ठीक है। तो द कंप्लीट सेशन इज़ ऑफ 40 days which may extend to 50 days और 55 days डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्टिविटी। अगर मुझे लगे कि 40 डेज़ के अंदर आप सही तरह से प्रोडक्टिव नहीं हैं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक है। लेकिन ये होगा कि हम ये चाहेंगे कि आप लोग सारे लोग असाइनमेंट्स करें, जब असाइनमेंट्स का टाइम आए, जब पढ़ने का टाइम आए, तो आप सब लोग पढ़ें और नोट्स लें। ठीक है। तो आपको क्लास की ऑडियोज जो हैं वो विद इन 48 आवर्स मिला करेंगी। ये नहीं कि मैं फ़ौरन ही अपलोड कर दिया करूँगा। 48 आवर्स के अंदर आपको क्लास की ऑडियो मिल जाया करेगी। ठीक है। और क्लास नोट्स जो हैं वो आपको फ़ौरन अवेलेबल होंगे। बल्कि हम ये करेंगे कि क्लास नोट्स जो हैं वो गूगल डॉक्स पे होंगे, और वो जो जो अपडेट होता जाएगा फ़ौरन आप उसे टिक करते जाएंगे। बल्कि इवन क्लास के दौरान आप उसे खोल भी सकते हैं अपने अपने लैपटॉप पे, या अपने अपने कंप्यूटर्स पे, या मोबाइल्स पे। ठीक है। तो जो जो मैं लिखता जाऊंगा वो आपको नजर आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अदरवाइज मैं स्क्रीन शेयर रखूंगा अपने। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनके यहाँ इंटरनेट का इशू होता है या एनीथिंग एल्स। अगर इंटरनेट का इशू होता है तो आप ये करें कि सारी वीडियोस बंद कर दें, सिर्फ इवन मेरी स्क्रीन शेयरिंग भी बंद कर दें, सिर्फ क्लास के नोट्स डॉक्स के ऊपर खोल लें मोबाइल डेटा के साथ, उसको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, और मेरी ऑडियो और उस नोट्स के साथ आप देखते जाएंगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है। तो होपफुली आप सब लोग जो हैं अपनी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे। ठीक है। So as for my introduction, I am Awais Ali, as you already know, and I have told that I am an officer of military lands and cantonment service. But what qualifies me to teach you essay is that I am a writer and an editor of magazine. उसके अलावा जो है मैं ट्रांसलेटर हूँ पंजाबी की, उर्दू की, फ़ारसी की, बेशुमार ज़ुबानों की जो तहरीरें होती हैं वो मैं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करता हूँ, और वो छपती भी हैं। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जो मुल्क में होने वाला बेस्ट लिटरेचर जो है उसकी ट्रांसलेशन छापता है और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को भेजता है। तो मेरी अक्सर ट्रांसलेशन जो हैं वो सारी गवर्नमेंट्स को गई हुई हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं यूनिवर्सिटी के एनुअल मैगजीन का भी एडिटर था, और मैं मंथली मैगजीन का भी एडिटर था। तो मेरे पास उस वक्त, मैं खुद नौजवान बल्कि अभी भी हूँ, लेकिन ये है कि उस वक्त मैं बिल्कुल यंग था, लेकिन ये है कि मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मेरे पास बहुत सारे जूनियर्स जो होते थे, मुझसे निचले सालों के होते थे, वो लोग अपनी राइटिंग्स मुझे चेक करवाया करते थे, बहुत उर्दू और इंग्लिश की। ठीक है। तो क्योंकि मैंने मैगजीन में छापना होता था तो मुझे ये श्योरिटी होनी चाहिए थी कि इधर टेंसेस सही हो, इसका स्ट्रक्चर सही हो, इसका फ्लो सही हो, एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज एसोसिएटेड विद राइटिंग। तो मैं उनकी राइटिंग्स चेक कर करके मेरी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। उसके अलावा ये था कि ऑलरेडी भी कुछ इम्प्रूव थी, क्योंकि मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था, खुद भी लिखता था। ठीक है। तो इसी वजह से मैं एडिटर बना था। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा
फ्रॉम 2012 टू 2016। 4 साल में यूईटी में रहा और 4 साल पढ़ाई के अलावा ये काम करता रहा। ठीक है, उसके बाद मेरी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर मैं ऐसे राइटिंग के अंदर साथ साथ विन करता रहा। उसके बाद जब मैंने CSS की तैयारी स्टार्ट की तो तब दोबारा से मैंने सारी बेसिक्स को देखा, दोबारा से सेट किया उन चीज़ों को, और फर्स्ट अटैम्प्ट के साथ ही मैं जो है वो क्लियर कर गया CSS और अच्छे ग्रुप के अंदर आया। रिटर्न के एग्ज़ाम देने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और तकरीबन 2 to 3 इयर्स जो है मैं फ्रीलांस राइटर रहा। बहुत सारे बिजनेसेस को उनका कंटेंट लिख के देता था, एडवर्टीजमेंट का, बहुत सारे जर्नल्स के लिए आर्टिकल्स एडिट करता था, बहुत सारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस और थिंग्स लाइक दैट। तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखवाई थी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या स्कॉलरशिप लेने के लिए। इसके अलावा जो है बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके एडवर्टीजमेंट्स में भी मलेशिया में चल रही हैं या कहाँ चल रही हैं, उनके स्लोगन्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें प्रपोजल चाहिए थे लिखने के लिए, तो उसकी बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं। फर्ज करें एक बिजनेस है जो चाहता है कि उसकी कंपनी जो है उसको पाइप बनाने का ठेका मिल जाए, तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं उसके अंदर वर्डिंग लिखी जाती है, प्रपोजल लिखे जाते हैं, तो वो सारे अक्सर मैं फ्रेम किया करता था एज अ फ्रीलांसर। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि दैट आई कैन गो प्लेसेस और आई कैन टीच एवरीवन हाउ टू राइट। 2018-19 से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया CSS के स्टूडेंट्स को। ठीक है, शुरू में छोटे लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानते हैं और मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं एक चीज़ नहीं भूला, और वो चीज़ ये है कि आप लोग नए लिखने वाले हैं। जब टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ अरसे बाद वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनके जो ऑडियंस है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल रॉ हैं, बिल्कुल जो है वो उन्हें अभी कुछ नहीं आता। तो वो या तो ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको सब कुछ आता है और हम आपको बताएंगे कि एनर्जी क्राइसिस का ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो एनर्जी क्राइसिस से स्टार्ट कराएंगे, फिर कहेंगे मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स और थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, या फिर वो आपको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कहेंगे बेटे वर्ड की डेफिनेशन बताओ, फ्रेज की डेफिनेशन बताओ, अच्छा नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि नाउन फ्रेज क्या होता है या एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, लेकिन मैं लिखता हूँ और मेरी राइटिंग जो है वो चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी ज़रूरी होती हैं एट सम स्टेज जब आप छोटे हैं, लेकिन नॉट एट द स्टेज जब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि अब आपने CSS में ऐसे लिखना है और आप ये याद करते रहें कि कौन सा फ्रेज का क्या नाम था। ठीक है, ये ऐसे नहीं है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने बचपन में उर्दू की ग्रामर पढ़ी थी। ठीक है, फेल माजी मुजारे और उसके बनाने के तरीके और ये और वो। ठीक है, लेकिन क्या हम उर्दू बोलते हुए या उर्दू लिखते हुए ये फेल माजी मुजारे को याद करते हैं? नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये तब आप देखते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मुज़क्कर मोनस हमने रट्टे लगाए थे, लेकिन अभी भी हमें ये देखना हो कि बैल मुज़क्कर है या मोनस है, तो हम गूगल कर सकते हैं या हम किसी से पूछ सकते हैं, बात खत्म हो जाती है। असल काम होता है कि हम बैल से रिलेटेड एक मजमून लिख डालें। ठीक है, वो हमें लिखना आता है या बोलना आता है उर्दू में। तो जो मेरा तरीकाकार होगा वो ये होगा कि हम लोग अपने लेक्चर्स के अंदर स्लो एंड स्टडी उस तरफ से निकलेंगे जहाँ से हमें चीज़ें पहले पता हैं। ठीक है, हम बातें करते हैं दोस्तों के साथ, हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं कभी दिल करे। ठीक है, या अपने दिन का अहवाल लिख लेते हैं, ज़्यादातर ये भी हो जाता है, या कुछ नहीं लिख पाते तो किसी ना किसी तरीके से अपनी राय का इजहार करते हैं। हमारे पास ओपिनियन भी होती हैं, हमें पता होता है कि ओप्पो का मोबाइल अच्छा है या आईफोन अच्छा है, हमें ये भी पता होता है कि फ़लाँ होटल का खाना क्यों अच्छा है। ठीक है, और हमें यह भी पता होता है कि मुल्क में जमहूरियत का बुरा हाल क्यों है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इर्द गिर्द से सुनी हुई हैं। लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो आप अपने जहन में बिठा लेते हैं कि जनाब वो डॉन के आर्टिकल में तो उसने इतने मोटे मोटे वर्ड्स यूज़ किए थे, इतने लंबे लंबे उसके सेंटेंसेस थे, और उसने तो पता नहीं क्या बात कर दी थी, तो अगर तो मैं वो ना लिख पाया तो मेरा ऐसे फेल है। तो जनाब ऐसी बात बिल्कुल गलत है। आप लोग जो सोचते हैं अगर वो आप लिखना सीख जाएं तो आपका ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप डॉन के लेवल का लिखेंगे या किसी बुक के लेवल का लिखेंगे तो शायद आपके अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन ऐसे पास करने के लिए वेरी फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो सोचते हैं वो आपको लिखना आ जाए, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है वो आपको आ जाए। तो वी विल टेक आवर ऐसे सेशन फ्रॉम नॉन टू अननोन।
जो चीज़ें पता हैं वहाँ से शुरू करेंगे और जो चीज़ें नहीं पता उसकी तरफ सफ़र करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एक कुरान पाक की आयत भी है कि अल्लाह ताला कहता है कि वो तुम्हें जुल्मात से नूर तक ले जाए, रोशनी तक ले जाए, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है, एक तरफ से एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम तक जाने। इसी तरीके से लिखने का प्रोसेस भी एक पूरा प्रोसेस है कि आप एक स्टेज पे होते हैं, स्टेप 1 पे होते हैं, आप अचानक से स्टेप 8 पे नहीं जा सकते, ठीक है। और आपसे रिक्वायर्ड भी नहीं है कि आप स्टेप 8 पे जाएं, आप स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 पर भी जाके ऐसे लिख देंगे तो आपका पास हो जाएगा। इधर मैं मज़े की बात बताऊं कि जब मैं CSS का ऐसे की तैयारी कर रहा था तब मैं एक ख़ास हद तक लिख सकता था अच्छा, हालांकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे बहुत सारी वोकेबलरी नहीं मिल गई हुई थी। उसके बाद जब मैं CS से गया, सिविल सर्विसेज एकेडमी गया, तो मेरी वोकेबलरी और ज़्यादा चेंज होगी और तरीका लिखने का चेंज हो गया। CSA में भी मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों की नकल करनी स्टार्ट की तो मेरी वोकेबलरी और मेरी जो राइटिंग थी और बेहतर हो गई। उसके बाद जब मैं सर्विस में आया, सर्व करने लगा, तो मुझे नए चैलेंजेस मिले, मेरी राइटिंग और बेहतर होती गई। बीच में ये भी होता है कि कुछ टाइम आप अगर काम ना कर सको तो आपकी राइटिंग नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि जो मैं आज कर सकता हूँ यही मैंने CSS में लिखा था, या जो मैंने CSS में लिखा था वो मैं फर्स्ट ईयर के अंदर भी लिख सकता था, या फर्स्ट ईयर में जो लिखता था वो 6th क्लास में भी लिख सकता था। तो इस चीज़ को आपने भी जहन में रखना है कि आप ग्रो करते हैं, सारे इंसान ग्रो करते हैं, ठीक है। और CSS में आपने अपने इसी लेवल के साथ जाना है, प्लस कुछ लेवल ऐड हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आप अब CSS की तैयारी करने लगे तो आप 10 साल बाद के लेवल पे जाएंगे तभी CSS पास होगा। ये बात आपके CSS के एग्जामिनर को भी पता है कि आप अभी 24, 25, 26, 27 साल के लड़के हैं या लड़की हैं, आपके तजर्बात उतने नहीं हैं जितने प्रोफेसर ज़हूर अहमद के हैं जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आप अपने लेवल पे रहते हुए अपनी थॉट्स को अच्छे वर्ड्स के अंदर, साफ सुथरे वर्ड्स के अंदर, नॉट टू मैनी एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्ड्स, लेकिन ये कि साफ सुथरे अच्छे से वर्ड्स हों, उसके अंदर आप जो है अपना इजहार करेंगे तो प्रोफेसर ज़हूर अहमद खुश हो जाएंगे कि जनाब ये 24, 25, 26, 27 साल के लड़के ने लिख दिया है। वो ये नहीं कहेंगे कि आप शेक्सपियर का लिखें या उनके लेवल का लिखें, उन्हें पता है कि वो सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, ठीक है। तो आपने ना तो डॉन के आर्टिकल के राइटर की नकल लगानी है पेपर में जाके, ना आपने अपने प्रोफेसर की नकल उतारनी है। आपने वो लिखना है जो आपकी थॉट्स होंगी और उसे आप सही तरीके से लिख सकते होंगे। 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि आपकी थॉट किसी सेंटेंस में कन्वर्ट हो, उस सेंटेंस का पैराग्राफ बने और उससे ऐसे बने। दूसरा ये है कि आप सही तौर पे लिख लें, आपकी टेंसेस सही हों, आपकी ग्रामर सही हो, आपके आर्गुमेंट सही हो। तो अगर आप पहले इस चक्कर में पड़ जाएंगे कि आपकी ग्रामर सही हो और बाद में कहेंगे कि अब मैं लिखूंगा, तो शायद आप ना लिख पाएँ। आपकी एक मिनिमम लेवल की ग्रामर ठीक है क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपने इंग्लिश में BA किया है, इंग्लिश में BS किया है, इंग्लिश में BBA किया है, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश समवट टू सम लेवल बेहतर है। आप जब लिखेंगे तो मैं भी देखूंगा कि आपने कोई बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नहीं की होंगी, सिर्फ 15, 20, 25, 30 गलतियां होंगी जो आप बार बार करते होंगे। इसी वजह से कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो आपने भी उन्हीं गलतियों को अवॉइड करना है, लेकिन उससे भी पहले उन्हीं गलतियों के साथ आपने अपनी थॉट्स को पहले सेंटेंसेस में लिखना है, ठीक है। आप पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर आप अच्छा लिखेंगे। ये नहीं होगा कि आप पहले ही अच्छा लिखने लग जाए। तो मैं ना तो आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, ना आपको इतना ज़्यादा जोर दूंगा कि आप मुझे फलां लेवल का ही लिख के दें। मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इस सेशन के बाद आपकी थॉट्स जो हैं वो राइटिंग में कन्वर्ट होने लग गई हैं, ठीक है। वो जब लिखेंगे तो मैं आपको गलती निकाल दूंगा, मैं कहूँगा कि इधर इज नहीं आता, आर आता है, इधर हैज़ बिन नहीं हैव बिन आता है। इसके लिए आप फलां टेंस जो है उसको एक बार गूगल पे लिख के देख लें, आपको वो बता देगा कि फलां टेंस कैसे बनता है। आप उसे लिख के देख लेंगे, नोट कर लेंगे, अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से आपकी गलतियां खत्म होती जाएंगी, ठीक है। तो हमारा तरीका कार ये होगा। तो हैविंग सेड दैट, हम लोग जो हैं इस सेशन के अंदर, होपफुली आप सब लोगों ने यूट्यूब पे मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने बताया है कि इस सेशन में मैं कैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उन लोगों के लिए मैं रिपीट कर दूंगा। हमारे सेशन के अंदर 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो है वो 20 जुलाई तक चलेगा। उसके अंदर मैं आपको लाइव यूट्यूब जूम के ऊपर लेक्चर्स दूंगा जैसे अभी दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट जो होगा वो 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक होगा, ठीक है, 10 डेज। पहले भी 10 सेशंस होंगे, उसके बाद 10 डेज और होंगे। उसके अंदर मैं आपको रिकॉर्डेड अपने लेक्चर्स दूंगा
जो मीन वाइल आजकल मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ विद फ्रेश नॉलेज एंड फ्रेश एवरीथिंग, ठीक है, वो आप लोग डेली का एक सुना करेंगे और उसके नोट्स बनाया करें, ठीक है। वो लेक्चर आपको 10 दिन के लिए मिलेंगे, आप वो सुन लेंगे और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे, आपके नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो आप अपने वो लेक्चर्स देखकर नोट्स बनाते जाएंगे, या एक शख्स आप में से नोट्स बनाकर सबके साथ शेयर कर देगा, या आप सारे लोग ही उसको सुनकर अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। 30 जुलाई को वो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। अब 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप लोग हर वीक मुझे एक एक जो है ऐसे लिखकर चेक करवाया करें। पहले ऐसे आप फर्ज करें 7th को चेक करवाते हैं, मैं चेक करके आपको दूंगा, फिर अगला ऐसे देंगे, फिर अगला ऐसे देंगे, ताकि जो गलतियां मैं निकालूं वो आप पॉइंट आउट आपको हो जाए और आप उसको जो है वो अगली बार वो गलती ना करें। चेकिंग के दौरान भी हमें खूबसूरत सा काम करेंगे, वो ये करेंगे कि आप लोग मिस्टेक बुक बनाएंगे, किसी की भी मैं कोई गलती निकालूंगा तो दूसरा बंदा उसकी भी गलती लिखेगा, अपनी भी लिखेगा। असद अब्बास की अगर हेडबिन की गलती है तो खुशबख्त खान साहिबा जो है वो भी लिखेंगी और दूसरी गलती भी लिखेंगी जो उनकी होगी, फर्ज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, और जो असद साद साहब हैं वो अपनी गलती भी लिखेंगे और खुशबख्त की भी और असद की भी गलती लिखेंगे। इस तरह से एक चार्ट बनता जाएगा। आप एक बड़ी मज़ेदार चीज़ नोटिस करेंगे और वो ये होगी कि वही गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। आप एक बार उसका चार्ट बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये गलती रिपीट नहीं करनी। एक चार्ट मैं आपको खुद भी दूंगा जो मैंने पिछले स्टूडेंट्स की गलतियां देख के बनाया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है अपनी गलतियों को अवॉइड करेंगे। तो 3 एसेस की जो वैल्यूएशन होगी उसके बाद आप लोग काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपकी सारी मेजर मिस्टेक्स निकल आएंगी, आपको 10 के करीब एसेस का मटेरियल भी मिला हुआ होगा। आप लोग जो है वो डिफरेंट स्टडी पैक जो मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए चीज़ें, वो भी आपके पास अवेलेबल होंगी, और आपको ऐसे राइटिंग की मैकेनिक्स भी आ जाएगी जो हम अभी आज से लेकर 20 जुलाई तक सीख लेंगे, ठीक है जी। तो होपफुली आप लोगों को इन 3 मॉड्यूल्स जो हैं उनकी समझ आ गई होगी। पहले हम ऐसे मैकेनिक्स पे बात करेंगे कि थॉट्स को कागज़ पे कैसे लाना है। दूसरा हम करेंगे कि अच्छा थॉट्स खत्म हो गई, अब एक्स्ट्रा मटेरियल कहाँ से आएगा। और तीसरा ये होगा कि वो दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करके मुझे चेक करवाएंगे और आपकी टेंसेस की, आपकी ग्रामर की और आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन की, आउटलाइन की सारी गलतियाँ जो हैं वो निकल जाएंगी, ठीक है। तो होपफुली आप सब लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि फुल टाइम आप सब लोग पार्टिसिपेट करें और मैं चाहूँगा कि मैं जितना जानता हूँ सब बता दूँ। अगर मैं नहीं जानता तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं ये आपको एक ओपन चीज़ रख दूँगा कि ऐसे लिखने के कई तरीके हैं, और मेरे साथ सिविल सर्विसेज एकेडमी में 272 ऑफिसर्स थे, सब ने डिफरेंट तरीके से ऐसे लिखा था। किसी ने थीसिस स्टेटमेंट कहीं लिखी थी, किसी ने कहीं लिखी थी, किसी ने इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया था, किसी ने वैसे स्टार्ट किया था, किसी ने कोट्स लिखी थी, किसी ने नहीं लिखी थी, लेकिन सब लोग पास हुए, ठीक है। तो जो तरीका मैं बताऊंगा वो इसलिए बताऊंगा कि आपको करना इजी हो, लेकिन अगर आपको उसके अलावा भी कोई तरीका आता है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो तरीका बताऊं जिससे आप इजीली काम कर सकें, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे पास है गूगल क्लासरूम। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन और आपको दिखाता हूँ कि गूगल क्लासरूम कैसे काम करता है। ये जनाब इसका लिंक आप तक चला गया होगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्लासरूम बना दिया है बैच 20 के नाम से, ठीक है। ये जनाब बैच 20, इसके अंदर ये देखें, ये न्यू पोस्ट के ऑप्शन है, यहाँ आप कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। आप ये करें कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो न्यू पोस्ट की फॉर्म में हो, वो किसी के कमेंट में ना किया हुआ हो। उनका आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा, जितनी ज्यादा पोस्ट होंगी मुझे पता चलेगा, लेकिन अगर आप किसी के कमेंट में जाके मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ, ठीक है। तो आप हमेशा न्यू पोस्ट करेंगे और उसके अंदर अपना आंसर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। मैं 24 आवर्स के अंदर इसको जो है वो रिव्यू किया करूँगा। अक्सर मैं ये किया करूँगा कि क्लास के स्टार्ट में इसे देख लिया करूँगा, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बताया करूँगा ताकि सबको उसका आंसर मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके के साथ मैं आपके साथ इन टच रहूँगा और 24 आवर्स के दौरान जब आपको मसला हो आप ये क्वेश्चन मुझसे इधर पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम को। उसके अलावा सेकंड चीज़ हमारे पास होगी डॉक्स। आपने सब लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम तो सुना होगा,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन गूगल डॉक्स का नाम शायद आप लोगों ने कम सुना हो। ठीक है, ये वो चीज़ होती है जो ऑनलाइन हर चीज़ जो आप लिखते हैं फ़ौरन सेव हो जाती है, और इसका लिंक जिसके पास होता है उसे फ़ौरन खोल के देख सकता है। इसलिए मुझे डेली क्लास लेक्चर का लिंक नहीं देना पड़ेगा। ये मेरा वाइट बोर्ड होगा, इसके ऊपर मैं जो भी लिखूंगा वो सेव खुद ही होता जाएगा, लिंक पहले से आपके पास होगा, तो आप लोग जो है इसको जो है कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो जनाब ये फ़र्ज़ करें मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैंने कुछ लिखा, ठीक है, और मैं अभी शेयर कर देता हूँ सबके साथ। इसका नाम मैं दे देता हूँ बैच 20 ऐसे CSS ऐसे। ये जनाब नाम सेव हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ कि जिसके पास भी इसका लिंक होगा वो इसे खोल सकेगा। ठीक है, कॉपी लिंक करके मैं रख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपका जब दिल करेगा आप इसे खोलेंगे और इसके अंदर हर चीज़ अपडेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आप कहें सर नया लिंक दे दें, आज जो क्लास हुई उसका लिंक दे दें। ये सारी चीज़ें इधर खुद ही अपडेट होती जाएंगी, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड चीज़ जो है वो है हमारा इंग्लिश स्टडी पैक। ये मेरी गूगल ड्राइव के ऊपर अवेलेबल है। इसके अंदर मैंने बुक्स रखी हुई हैं, डिफरेंट टॉपिक्स का डेटा रखा हुआ है, डिफरेंट टॉपिक्स का स्टडी मटेरियल है। अभी आपके किसी काम नहीं होगा, लेकिन जब आप ऐसे लिखना सीख जाएंगे तब आपके काम आएगा। तब तक मैं जो है इसके अंदर कम चीज़ें रखूँगा और कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ अपडेट करता जाऊँगा। अभी शायद इसकी आपको समझ ना लगे, लेकिन मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है मोड ऑफ लर्निंग होगा। ठीक है, सारा कुछ ऑनलाइन होगा, आप इजीली इसको कभी भी खोल के देख सकते हैं। कि ये नहीं होगा कि आपके लिए जो है कोई चीज़ किसी वक्त भी रुकी होगी, और ये हमेशा रहेगा। ये नहीं कि मैं सेशन के बाद ख़त्म कर दूंगा। आपका जब दिल करेगा कोई भी किताब इसमें से डाउनलोड कर सकेंगे, कोई भी रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकेंगे और पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास हो गया हमारा मोड ऑफ लर्निंग। ठीक है, आज पहली क्लास है, वाहिद क्लास है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल क्लासेस जो होती हैं हमारी उसके अंदर आप लोगों को बोलना पड़ता है और मैं थोड़ी रेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग गपशप करें, मैं भी खुद सीखने आया हूँ आप लोगों से, आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस है, अपना नॉलेज है, और मैं भी ये चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो मुझे बताएं। ठीक है, और आप भी बोर ना हो मेरे बातें सुन सुन के। तो हम जो है वो थोड़ी सी इंटरेक्टिव सेशन साथ साथ रखते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, जो जो चीज़ें आप मुझे बताते जाएंगे मैं उस तरीके से करता जाऊंगा, और एंड पे आप देखेंगे कि एक जो प्रोडक्ट बनी होगी वो बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सारे सेशंस हमारे इसी तरीके के होंगे। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग हैंड रेज करें और मुझसे क्वेश्चंस पूछें इस सेशन से रिलेटेड। आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या होप्स हैं, क्या इश्यूज हैं आपको, हम थोड़ी सी आपके साथ बात करते हैं, उसके बाद हम बाकायदा तौर पर पास्ट पेपर्स देखना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का काम भी है। तो आप लोग हैंड रेज करें, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप लोग मुझसे जो पूछना चाहेंगे पूछ लीजिएगा। समर साहब जो हैं, गर्मियों में उन्होंने अपना नाम रखा है समर। ठीक है, तो जी समर, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपना माइक ऑन करें और पूछें। हेलो, समर का माइक ऑन हो गया है लेकिन आवाज नहीं आ रही। आई थिंक समर के माइक का कोई इशू है। समर, आप अपना जो क्वेश्चन है वो चैट में लिखते हैं फिर, या आई थिंक आप लोग आ गए हैं। हेलो जी समर, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, मुझे आवाज आ रही है। मैं जी जी समर, मेरा समर ये बताएं कि जब सर्दियां आएंगी तो हम आपको विंटर कहा करेंगे या समर कहा करेंगे? नो सर, एक्चुअली ये मेरी छोटी भाई का नाम है। अच्छा, मेरा तो नाम सौम्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौम्या है। जी सौम्या, फिर आप अपना नाम चेंज कर लीजिएगा लेक्चर के एंड पे, ताकि मुझे याद रहे कि ओके कोई सौम्या स्टूडेंट थी मेरी जो मुझसे पढ़ती थी। ऐसे ही आप कल कहेंगे मैं सौम्या हूँ सर, कहीं मिले मुझे तो मैं कहूँगा नहीं आप तो समर हैं, फिर क्या होगा?
नहीं सर, होगा आपको याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नाम होता है आईफोन। मुझे बड़ा तरस आता है अपने ऊपर के मैं अपना नाम मैं आईफोन क्यों नहीं ले सकता, और जिन्होंने लिया है वो बता रहे हैं अपना नाम रख के आईफोन। तो आप में से अगर किसी का नाम आईफोन है तो वो ज़रा अपना नाम चेंज कर ले, क्योंकि फिर मुझे दुख होगा अदरवाइज कि मेरे पास क्यों नहीं आईफोन। मेरे पास तो ये मोबाइल है, ये वाला। अच्छा जी समर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन दरअसल ये है कि मतलब व्हाट्सएप में भी ये बात पूछी थी कि अभी तो मैं एडी के एग्जाम दे रही हूँ अभी, फिर मैं अभी से स्टार्ट कर रही, तो ये मेरे लिए बेहतर होगा या फिर मुझे कुछ टाइम और वेट करना चाहिए अपने सीएसएस के लिए? तो समर, आपने सीएसएस देना है या नहीं देना, आपको लिखना आ जाएगा तो आप फिर पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये तो एक ऐसा स्किल है जो आपको 6th क्लास में आ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट था, मैंने प्री ओ लेवल किया था तो मुझे 6th क्लास में एसेज खुद लिखने पड़ते थे एग्जाम में। तो मेरे तो बड़े काम आया ज़िंदगी के अंदर ये वाला जो स्किल है। उस वक्त मुझे बड़ा बुरा लगता था कि बाकी स्कूल्स के अंदर जो कजन है वो रट्टा लगा के जाते हैं और मुझे खुद लिखना पड़ता है, लेकिन अभी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अच्छा लिखना आता है। तो समर, आपने इसको सीएसएस के साथ मशरूत नहीं करना, आपने इसको जनरल देखना है कि आपकी राइटिंग एक स्किल आ जाएगी तो आप उससे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकेंगे। ओके सर, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सीएसएस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू जी यू। जी, जाहिर है आपकी इंग्लिश क्लियर होगी तो आप कम टाइम में तैयारी कर सकेंगे। वो जो लोग कहते हैं कि हमने 3 माह में 6 माह में 4 माह में तैयारी की, तो उसकी यही वजह होती है कि उनकी बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर होती हैं। तो आपने अच्छा किया, पहले टाइम पे ही ये ले लिया कोर्स। थैंक यू सर। वेलकम जी। हीरा जुमान का कोई क्वेश्चन है? जी हीरा, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। हेलो। जी जी हीरा, वेलकम टू द क्लास। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या आपकी डिग्री है? मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन 3 months or 4 months, लेकिन जब अभी मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल, मुझे अजीब सा। आपका क्या प्रोसेस था, आपने कितने मंथ में तैयारी की, एंड इज इट पॉसिबल कि आप 1 year लगा के करें या 8 months लगा के करें? लाइक व्हाट वाज द स्ट्रेटजी एंड कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट? जी हीरा, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और वो मैंने आंसर दिया हुआ है अपने यूट्यूब वीडियो में कि मैंने कैसे तैयारी की। ठीक है, तो मैंने 7 से 8 माह के अंदर तैयारी की थी। इसकी वजह बहुत सारी और थी कि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले से क्लियर थी। ठीक है, तो अगर आप लिखें माई रूटीन ड्यूरिंग CSS अवैस अली, ठीक है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप इजीली देख सकेंगे। 4-5 इस तरह की वीडियोस है, मेरा टाइम टेबल क्या था, मेरी स्टडी रूटीन क्या थी, मैंने कैसे तैयारी की, एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद असद साद का क्या क्वेश्चन है? वालेकुम सलाम। असद साद, आप कहाँ से हैं? सर मैं कराची से हूँ। जी, तो असद आप इतनी इतनी दूर से हैं, आपको मेरा कैसे पता चला? सर बेसिकली मैंने 20 अटेम्प्ट की थी CSS की। जी उसके बाद हुआ ये कि मेरे 11 पेपर्स क्लियर हुए थे और जो मेरा CSS ऐसे का पेपर था उसमें जस्ट आई गॉट 3 मार्क्स। कितने मार्क्स से? फिर उसके 3 मार्क्स से खाली, बाकी में 6 मार्क्स से खाली ऐसे ही पेपर मेरे 3 मार्क्स। 3 तो 3 3 बिल्कुल ठीक है। 03। उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने बहुत ज़्यादा सर्चिंग की कि बेस्ट कौन है और किस तरह से उसको लेके मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ऐसे की तैयारी की, उनके लास्ट बैच में भी थे। आई डोंट नो, शायद आप जानते हो उनको, कहीं वीडियो वगैरह थे।
तो उन्होंने आपके साथ सेशन किया था, फिर उनसे भी चीज़ हुई, मैंने आपके यूट्यूब पर सेशंस वगैरह देखे, तो उसके बाद फिर आई डिसाइड कि मुझे क्लासेस वगैरह देनी चाहिए। थैंक यू असद। असद, इससे पहले कि आप आगे बात करें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। लाहौर के एक बड़े पुराने प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रजी आब्दी, आपने शायद नाम सुना हो। जी, वो CSS के पेपर्स चेक करते रहे हैं पास पहले, जब वो थोड़े से कह सकते हैं कि जवान होते थे, लेकिन अभी वो 80-90 साल के हैं और काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो प्रोफेसर रजी आब्दी साहब से किसी ने पूछा कि ये जो एग्जामिनर 3 मार्क्स देता है किसी कैंडिडेट को, ये किस बुनियाद पे देता है? आखिर कैंडिडेट ने कुछ तो पैराग्राफ्स लिखे होंगे ना, गलत लिखा होगा, सही लिखा होगा, तो 3 मार्क्स किस चीज़ की वजह से देता है? तो उन्होंने कहा कि एग्जामिनर 3 मार्क्स इसलिए देता है क्योंकि वो बेरहम होता है, और इस चीज़ की कोई लॉजिक नहीं बनती कि आपको 3 मार्क्स दिए जाएं ऐसे के अंदर। जिसने कुछ भी अटेम्प्ट किया है, बेशक आधा ऐसे अटेम्प्ट किया है, बेशक 4 पेज लिखे हैं, 3 मार्क्स बिल्कुल किसी तौर पे नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आप डीमोटिवेट ना हो कि आपके साथ जो है वो आपका शायद गलत था। इस चीज़ को ज़रूर कॉन्फिडेंस में रखिएगा कि ऐसा कभी कभी होता है, ज़िंदगी में एक बार हो जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, और आपकी जो रियल वैल्यू है उसे जज किया जाएगा। ठीक है सर? सर आई गॉट ट्राई, जब मेरा रिजल्ट आया कि मेरे 11 पेपर्स क्लियर हो, मेरे 689 मार्क्स थे, जी मार्क्स कंप्लीट था, उसमें मेरा एस पास था। तो क्योंकि बेसिकली आई एम अ पर्सन, और मेरा रूटीन कुछ ऐसा है कि मैं 9 से शाम 7 बजे ऑफिस में होता हूँ, फिर रात में 8:30 बजे से सुबह 4 बजे तक स्टडीज करता हूँ। जी, तो 2021 में भी मेरा कुछ ये था, फिर जब से रिजल्ट आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। फिर मैंने अपने लास्ट जो अटेम्प्ट थी उसको मैंने मिस किया, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, किसी एक चीज़ के ऊपर आके हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक जगह रुके तो उसको बेहतर करना चाहिए, तो उसको आगे लेकर बढ़ना चाहिए। तो नहीं असद, आपने बिल्कुल अब डिमोटिवेट नहीं होना। आपने इस चीज़ को समझना है कि एक दफ़ा होता है, जैसे कभी अचानक चलते चलते आपका पाँव मुड़ जाता है, ठीक है, या कभी अचानक कोई बुरा वाक़या होता है, लेकिन पूरी लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पूरी लाइफ अपने रूल्स के तहत चलती है, कभी कभार कोई एनोमली हो जाती है, वो हो गई आपके साथ, अब दोबारा नहीं होगी। अब आपने अपनी पहले से अवेलेबल जो नॉलेज है, पहले से अवेलेबल जो वैल्यू है आपके पास, उसमें एडिशन करते जाना है, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम जो है वो अच्छा स्कोर करेंगे। इंशाल्लाह। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन भी था, जो आपने मुझे उसका जवाब दे दिया कि हाउ पॉसिबल कि एक बंदा एक पूरा ऐसे अटेम्प्ट करे और बाकी 11 पेपर्स में क्लियर है और उसको 3 मिनट, तो ऐसे क्या स्ट्रेटजी थी टीचर की चेक करने की, और इस वक्त मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि नेक्स्ट ऐसा अटेम्प्ट करूं तो मैं इस चीज की तरह? सर ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको आंसर कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ें ज़िंदगी में एक बार होती हैं, मेरे साथ भी किसी स्टेज पे हुई थी। ठीक है, 9th क्लास में मैंने बोर्ड में पोजीशन लेने वाला था, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल्स में मार्क्स नहीं लगे। ठीक है, जो कि आपको पता है सारे जो है सिफारिश से लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, आपने परेशान नहीं होना, अगली बार ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करनी। जी, अभी हम मुहिबा साजिद का क्वेश्चन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम मुहिबा सजाद है और मैं यूईटी लाहौर से हूँ, 17 कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? आई एम योर जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अच्छा, सही। अच्छा, मैंने पिछले साल से अपनी सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करना शुरू की थी आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 2 to 3 months। तो काफी एस्पायरेंट्स की वीडियोस वगैरह देखी, आपकी भी, बाकी जितने भी सीएसपीज हैं हमारे। हर किसी का ना जो मैटर है वो डिफरेंट होता है, हर किसी की स्टोरी दिखती है, उनका समझाने का तरीका, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। तो मुझे ये जानना था कि इन 6 to 7 months हम हमारी जो जर्नी है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, या हमें अपने जो हमारे साथ जो हमारे दूर से एस्पायरेंट होते हैं उनसे भी मतलब राब्ते में रहना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का तरीका डिफरेंट होता है ना। जब हम ये देखते हैं कि हम उस तरह से मेहनत नहीं कर पा रहे तो हम थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस पूरी जर्नी में अपने आप को मोटिवेट और ये जी, मुझे आइडिया हो गया मुहिबा आपके क्वेश्चन का। आई थिंक आवाज़ डिस्टॉर्ट होगी आपकी। आपने पूरी तैयारी के दौरान एस्पिरेंट से इतना ही ताल्लुक़ रखना है कि आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आपको किसी खास चीज़ के नोट्स चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो आपको मिल जाए।
इस हद तक नहीं रखना कि आपको वो डिमोटिवेट करे आकर के आप तुम सही गलत कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ऐसे लोगों से आपने साइड पे हो जाना है। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो कम से कम मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो कम से कम 25 से 30 लोगों ने दावा किया था कि वो मेरे साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में किसी को नौकरी मिल गई, किसी को छोकरी मिल गई, ठीक है, या किसी का जो सा वो कोई और मामला हो गया, किसी के वालिद ने कहा तुम नहीं कर सकते, उसने कहा मैं नहीं कर सकता। तो उन सारे 25 से 30 लोगों ने मुझे बड़े नोट्स दिखाए थे, बड़े यूएसबीज भरी हुई होती थी डेटा से, ये 20 GB डेटा है, ये 40 GB डेटा है CSS का, हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी नहीं होती, तैयारी अपने ही तरीके से होती है। आपने करना ये है कि आपकी अंग्रेजी ऐसे अच्छा हो, आपको ग्रामर आती हो, जो दूसरा पेपर होता है प्रेसी का, और आपके सारे सब्जेक्ट्स का पहले स्टेज पर कोर्स कवर हो, कोर्स कवर होना चाहिए। ये ना हो कि आप एक ही टॉपिक के अंदर डीप डाउन चलते जाएं और आपका कोर्स कवर ही ना हो। फिर ये होना चाहिए कि आपको पास्ट पेपर्स का पता हो कि उसमें क्या पूछा है और आपको कितना आता है। ये हर हफ्ते आपने देखना है कि कितने पास्ट पेपर्स आपको आते हैं, ठीक है। तो ये आपका बैरोमीटर होगा। सबसे मशवरा करें, जो अच्छी चीज़ लगती है उसे अडॉप्ट करें, ठीक है। सब लोगों का डिफरेंट तरीका होता है, सारे CSP डिफरेंट तरीके से आते हैं और सारे आप लोगों में से ही होते हैं, और आप में से बेशुमार लोग बाद में CSP बनेंगे, ठीक है। तो आपके अपने अपने जो तरीके होंगे वही आप बताएंगे बाद में लोगों को कि ये ऐसे है। तो इस चीज़ पे आपने को घबराना नहीं है, आपने सिर्फ जो है अपने पास्ट पेपर्स को, अपनी इंग्लिश राइटिंग को, इन चीज़ों को अपने इम्प्रूव करके रखना है, आप इंशाल्लाह जो है कामयाब होंगे। अब्दुल हफीज़ का क्वेश्चन है जी। अब्दुल हफीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज थरपारकर से हूँ सर। एक्चुअली मेरे भाई हैं वो सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपके जो है ना वो लेक्चर्स जो है वो अटेंड करें, आपके लेक्चर्स जो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिसर भी है और सर FPS भी मेरा क्लियर है, लेकिन मेरे कंटिन्यू नहीं करता सर FCPS, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इधर ये कंडीशन है कि 3 साल एटलीस्ट जो है ना वो मुझे कंटिन्यू करना है। तो काइंडली सर मुझे सिर्फ वोकेब के बारे में सजेस्ट करें कि वोकेब जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी मेडिकल स्टडीज़ हैं वो सारी जो है ना वो चेंज होती हैं। तो इस हवाले से तो काइंडली मुझे सजेस्ट करें सर। कौन सी चीज़? सर वोकेब के हवाले से, सर वोकेब के हवाले से कि इसकी रटाफिकेशन लगाना, बहुत सारी वोकेब याद करना, 15,000 20,000 30,000, तो ये करना चाहिए या सिंपली जो है? मुझे अब्दुल हफीज़ वर्ड नहीं समझ आया, क्या वर्ड कह रहे हैं? वॉक इन क्या चीज़? वोकेब सर, वोकेबलरी। वोकेबलरी, अच्छा। अब्दुल हफीज़ बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना आपने, ठीक है। मैंने कोई 2500 वर्ड्स का रट्टा लगाया था, पेपर में 4 आए थे, ठीक है। और जो मैंने ऐसे लिखा था वो वही था जो मेरे अपने वर्ड्स थे। तो आपने ज़्यादा कोशिश ये करनी है रट्टे की बजाय कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, तो अच्छा वर्ड लगे तो आपके जहन में खुद ही बैठ जाएगा, दोबारा नजर आएगा, दोबारा नजर आएगा, दोबारा नजर आएगा, आप लिखना शुरू कर देंगे उससे, ठीक है। जी जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, समिया का क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर हम पास्ट पेपर्स देखेंगे। जी समिया। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी समिया, आप बोलें। हेलो जी समिया, मैंने दोबारा अनम्यूट किया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी समिया, आपका क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि मैंने पहले एकेडमी भी ज्वाइन की, इट्स अटेम्प्ट नाउ। जी। तो एकेडमी ज्वाइन की, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का तो ठीक है, लेकिन एसए का कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मैंने किसी से फेसबुक पे क्लिक किया तो उन्होंने मुझे आपका सजेस्ट किया कि मैं आपकी क्लासेस लूँ। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ इस लिहाज से कि 3rd अटेम्प्ट है, क्या होगा? ऐसे में मुझे बहुत समय कुछ नहीं होगा, अटेम्प्ट अपनी जगह, लेकिन आपको ऐसे लिखना आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपने सिर्फ वो ऐसे में इशू ये होता है कि टॉपिक समझ नहीं आता कि इसमें किन डायमेंशन से इस टॉपिक को कवर करना है। उसके लिए सामिया मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आजकल, वो आपको 21 जुलाई से 30 जुलाई तक मिल जाएंगी। उसके अंदर 10 टॉपिक्स होंगे जिसपे हम देखेंगे कि पास्ट में उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें पूछी गई और उनके ऐसे आप कैसे लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फ्यूचर में कोई और आता है तो वो किस एंगल से देखना है, ठीक है। साथ उसमें मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों।
तो सर दूसरा के अगर आने के लिए आपके पास मटेरियल कहाँ से आता है ना, मटेरियल कि आप इतना 2500 वर्ड्स। जी सामिया कोई मटेरियल नहीं होता, आपको सिर्फ 8 से 10 अच्छे पॉइंट्स चाहिए होते हैं और बाकी आपको गप लगाने का हुनर चाहिए होता है, थोड़े से फैक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बिल्डअप हो जाएंगे। उन 8 से 10 पॉइंट्स में से आपके जो है वो 4 से 5 पॉइंट पहले ही आपको पता होंगे। हम कल की एक्सरसाइज जो करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसमें आप ही मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बता रही होंगी, ठीक है। आपके बहुत सारे दोस्त भी बता रहे होंगे, तो हम सीखेंगे कि कैसे ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज को यूज़ करना है। पहले 10 दिन हम उसी पे काम करते रहेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अच्छा जी अवेलेबल नॉलेज खत्म हो गया है, अब हम कैसे अगले टॉपिक तैयार करें। तो फिर हम उसके लिए टॉपिक का डेटा मैं आपको दूंगा और स्टडी रिसोर्सेज दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, तो ये जनाब हमने छोटा सा जो है गपशप लगा ली। बहुत सारे लोगों की आज मेरे साथ गप नहीं लगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सब लोग इन्वॉल्व रहें और आप में से कोई भी इस लेक्चर में सो नहीं सकेगा। आप लोगों को जो है वो बात करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। तो अभी हम जो है वो दोबारा से एक दफ़ा अपना देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है अगले दिनों में। ये आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है कि हमने पास्ट पेपर्स को कैसे देखना है और टॉपिक किन बुनियादों पे सिलेक्ट करना है, ये हम अभी देख लेंगे। कल हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर किस तरीके से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डेटा आपके जहन में अगर अवेलेबल है तो उसे कैसे बाहर निकालना है, ये चीज़ें देखेंगे। तीसरे नंबर पे तीसरे लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि वाइज किस तरह से होते हैं, ठीक है। आपकी जो थॉट्स हैं वो बड़ी रैंडम सी थॉट्स होती हैं, उनको अरेंज कैसे करना है आपने, ठीक है। तो हम एक टॉपिक पकड़ेंगे पास्ट पेपर का और आपकी मदद से ही हम कुछ थॉट्स को अरेंज करना सीखेंगे। फिर हम चौथे लेक्चर पे आउटलाइन बनाना सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी आउटलाइन कैसे बनती है। फिर हम एक आउटलाइन बना के भी देखेंगे। फिफ्थ लेक्चर जो ईद के बाद होगा उसमें हम देखेंगे कि एक आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ एक बेसिक बुनियादी यूनिट होता है जो आपके पूरे ऐसे के अंदर बार बार रिपीट होता है। तो अगर आप वो लिखना सीख जाएंगे तो आप अपने ऐसे के अंदर मेजर काम करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक ऐसा इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है जो देखते साथ ही एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाए और आपके साथ अपने आप को रिलेट करे और रिलेट करने के बाद कहे कि भाई ये स्टूडेंट जो है ये मुझे किसी काम का लगता है, ठीक है। हम उसकी इमोशंस को पिंच करेंगे, उसकी थोड़ी सी पुरानी याददाश्त को लेकर आएंगे कि जनाब आप भी कभी हमारे जैसे थे, ठीक है। तो वो कैसे हमने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा लिखना है। दूसरा लेक्चर उसके बाद भी इंट्रोडक्शन राइटिंग पे ही होगा। ज़्यादा फोकस इस पे इसलिए है कि पहला पैराग्राफ होगा और एग्जामिनर इसे ही पढ़ेगा, उसके बाद देखेगा कि उसने बाकी ऐसे गौर से पढ़ना है या बस गुजारना है। उसके बाद हम देखेंगे कि सजेशंस कैसे लिखते हैं और एक CSP की सजेशंस में और एक आम बंदे की सजेशन में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद सेकंड लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो बॉर्न राइटर्स होते हैं, जो अच्छे राइटर्स होते हैं, उनकी क्या ख़ास बात होती है जिस वजह से वो राइटर बन जाते हैं और सारे लोग राइटर नहीं बनते। तो हम ये भी देखेंगे कि उनकी चीज़ों को चोरी कैसे करना है और हम किस तरीके से अपनी राइटिंग के अंदर फ्लो लेके आ सकते हैं। और 10th लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक अच्छा ऐसे जो है वो कैसा होता है और उसके अंदर भी कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 10 सेशंस जो होंगे वो होंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे जिससे रिलेटेड एसेस बार बार आते हैं पेपरों में। पास्ट पेपर्स की हम एसेस देखेंगे कि कौन कौन से एसेस आए, कम से कम 3 एसेस आए हुए हैं इन सब इश्यूज के ऊपर। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल इनमें से 3-4 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। गुड गवर्नेंस होगा, डेमोक्रेसी होगा, इकोनॉमी, एजुकेशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, जेंडर, एनवायरनमेंट, वाटर इश्यूज और मीडिया इश्यूज। ये 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल इनमें से 3 से 4 टॉपिक्स लाजमी पूछे जाते हैं। तो हम इनको देखेंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 वीक्स जो होंगे वो हमारे इवेल्युएशंस के होंगे। मैं आपकी राइटिंग जो है इवेल्युएट करूंगा और उसके साथ जो है आपकी गलतियां बताऊंगा कि क्या गलती है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर हम जो है वो अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि पास्ट पेपर जो है उसके अंदर क्या बला लिखी होती है और हमें कैसे देखनी पड़ेगी। पास्ट पेपर के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है vshine.org। मेरे ही सर्विस के एक ऑफिसर ने बनाई है, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस के, ठीक है।
और इसके अंदर आपको सारी पिछले पेपरों का डेटा मिल जाएगा एक ही जगह से, और वो पिक्चर फॉर्म में नहीं होगा, वो इजीली आप कॉपी पेस्ट भी कर सकेंगे कहीं भी। ये जनाब इंग्लिश ऐसे है, अब इसमें जाते हैं। इसके अंदर जनाब 1971 से लेकर 2022 तक के सारे पिछले एसए के पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम कोई एक पेपर देख लेते हैं, हम सपोज करें 2018 का देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2022 के एसए के पेपर के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वो तो उधर से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 2018 वाला पेपर देखते हैं। अच्छा, तो इससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि कोई भी सीएसएस का पेपर किसी भी सब्जेक्ट का इस तरह का नहीं होता कि उसके अंदर आपको 10 चीज़ें दी हों और कहें कि किसी एक चीज़ का जवाब करो। नॉर्मल पेपरों में 7 चीज़ें दी होती हैं और कहा जाता है 4 सवालों के जवाब दें, लेकिन ऐसे का पेपर ऐसा वाहिद पेपर है जिसके अंदर आपके पास 90% चॉइस है। ठीक है, 90% चीज़ें अगर आपको ना भी आती हों, सिर्फ एक चीज़ आती हो, तो आप उसको इजीली जो है वो कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ जिस पे आपको बहुत सारे टीचर्स जो है कंफ्यूज करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब आप ऐसे करें, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे ना करें, लिटरेरी ऐसे ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन आप कहते हैं कि सर आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, नैरेटिव ऐसे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, तो आपको घुमा दिया जाता है। तो यहाँ आपकी परेशानियों का एक हल उसने क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है। मैं ये चाहूँगा कि आप में से कोई स्टूडेंट हैंड रेज करे और ये वाली जो नोट है टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर वो पढ़ना स्टार्ट करे। कौन पढ़ेगा? मुहिबा सजाद पढ़ेंगी। जी मुहिबा, आप जरा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। Make an outline and write a comprehensive essay, 2500 to 3000 words, on any one of the given topics. बस इधर रुक जाएं, इधर रुक जाएं। ठीक है, उसने कहा है जनाब एक आउटलाइन बनानी है और एक ऐसे लिखना है। अब आउटलाइन ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? मुहिबा आपको क्या समझ लग रही है ये देखकर? Outline मैंडेटरी है, आप करेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे अगर आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी पेपर जो है उसके अंदर ऑप्शनल होती है, अगर आपको टाइम हो तो आप बना लें, ना टाइम हो तो ना बनाएं। ऐसे के अंदर मैंडेटरी। दूसरी चीज मुहिबा ये है कि उसने कितने वर्ड्स का ऐसे मांगा है? 2500 to 1000. अच्छा, इधर मैं आपकी आसानी ये पैदा कर दूं कि आप 2000 to 2500 वर्ड्स का लिख दें तो चल जाएगा, एग्जामिनर आपसे नाराज नहीं होगा। खुद मैंने 1900 वर्ड्स का लिखा था ऐसे। ठीक है, आपका ऐसे अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप 2500 to 3000 वर्ड्स तक की जाएं, कोई आपके वर्ड्स गिनने नहीं लगा। लेकिन ये है कि 2000 का पता ही नहीं चलता कि 2500 का या 2000। ये ना हो कि आप 200 वर्ड्स का लिखा है या 1000 वर्ड्स का लिखा है, वो तो पकड़ा जाएगा। लेकिन 2000 वर्ड्स तक ओके है, आप 2000 प्लस जितना कर सकें कर लें। ठीक है, तो यहाँ आपकी एक बड़ी परेशानी दूर हो गई कि ऐसे बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ऐसे 2000 वर्ड्स तक ही लिखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से 2000 वर्ड्स को भी आप डाइसेक्ट करेंगे। जी मुहिबा, आगे अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? Make sure you different forms of discourses, for example, exposition, argumentation, description, and narration. जी Credit will be given for. मुहिबा ये बताएं कि क्या इसने आपको बाउंड किया है कि आप किसी एक तरीके के ऊपर ही ऐसे लिखें? सर बाउंड नहीं किया, उसमें हमें ऑप्शन दिए कि इसमें से किसी को भी चूज हाँ कर जी, सकते हैं। हाँ जी। मुहिबा, अगर आपके पास एक चीज ओपन है, आपको कोई बाउंड किया ही नहीं है, तो क्या आपके लिए जरूरी है कि आपको ये जानना हो कि फलां ऐसे नैरेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? जानना जरूरी है,
पता होगा फिर ही तो हम डिसाइड करें ना कि हमने क्या चीज चूज नहीं करनी नहीं 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 मुहिबा, आप कोई भी ऐसे लिखेंगे, मे बी वो अगर आपको ना भी पता हो, फर्ज करें मैं किसी को कहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, मैं मशरिक की तरफ जाऊँ, मगरिब की तरफ जाऊँ, शुमाल की तरफ जाऊँ, जुनूब की तरफ जाऊँ, तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, ठीक है। तो महिबा उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है वो जिस भी रास्ते पे चल देगा वो रास्ता उस तरह से बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो नॉर्मल एसेस जो होते हैं आर्गुमेंटेटिव ही होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग डिफरेंट चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, नैरेटिव ये और वो वगैरह वगैरह, ठीक है। सिर्फ जो चीज़ आपने दूसरे तरीके से करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारे एसेस एक ही तरीके से नॉर्मली किए जाते हैं। अच्छा महिबा, आगे उसने बता दिया है कि 100 में से जिसके 80 नंबर आएंगे और 100 में से जिसके 40 नंबर आएंगे, उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होगा, ये ज़रा पढ़ दें। Credit will be given for organization, relevance and clarity. जी, वो 3 चीज़ें कहता है ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपका ऐसे, ठीक है, ये ना हो कि कोई इधर को चीज़ निकल रही है कोई उधर को निकल रही है, ऐसा ना हो, ऑर्गेनाइज्ड ऐसे हो, उसकी एक शेप हो, वो हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। दूसरी चीज़ उसने बताई है रेलिवेंस की। हम में से सारे दोस्त ये करते हैं कि जब देखते हैं डेमोक्रेसी है, जो जो चीज़ें पता है डेमोक्रेसी की सारी लिख देते हैं, गलत बात है। असल आपका इम्तहान ये है कि आपने वो लिखना है जो पूछा है, लेकिन हम वो लिखाते हैं जो हमें पता होता है, नतीजा क्या निकलता है 96% पीपल जो है वो फेल हो जाते हैं। अब असद साथ जैसे तो कुछ ही लोग होते हैं जिनको साथ एग्जामिनर को दुश्मनी निकालता है, बाकी जो लोग होते हैं वो इसी वजह से निकलते हैं कि वो रेलिवेंट नहीं रहते, वो डेमोक्रेसी का नाम देखते हैं और फिर सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है वो लिखने लग जाते हैं। हमने इस सेशन में सीखना है कि कैसे हम रेलिवेंट रह के काम करेंगे। तीसरी चीज़ है क्लैरिटी। क्लैरिटी 2 चीज़ों से आती है, एक आपकी थॉट क्लियर हो और दूसरे आपके टेंसेस क्लियर हो, ठीक है। आप अगर पास्ट टेंस लिखना चाह रहे हैं और प्रेजेंट टेंस लिखा आते हैं तो क्लैरिटी तो नहीं रहेगी ना, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ आपकी क्लैरिटी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये गोल्डन रूल्स हैं, इनको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और आप अपनी राइटिंग टेबल के ऊपर सामने लिख कर रख लें, और मैं डेली बेसिस पे आप लोगों से सुना करूँगा ताकि आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो पता चले, ठीक है। अच्छा, अब हमें कोई और वॉलंटियर चाहिए, कोई हैंड रेज करे, वो हमें ऐसे के टॉपिक्स पढ़ के सुनाए। जी सामिया। जी सर, फर्स्ट टॉपिक इज रियल डेवलपमेंट। सामिया अब हम ये सपोज करेंगे कि मैं वैसे ही एग्जाम में बैठा हूँ, आप सामिया अपने एग्जाम में बैठी हुई हैं, हम अपने जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ेंगे और उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है सामिया? जी सर। एक हिस्सा वो होगा कि ये टॉपिक ऐसा है जिसका मुझे सिरे से कुछ पता ही नहीं है, दूसरा टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मुझे कुछ कुछ पता है, अच्छी तरह से नहीं पता, और तीसरा टॉपिक ऐसा है जो बड़ा ही आसान है और मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे, फिर मुझे बताती जाएंगी कि एग्जाम में बैठ के आप इसको कैसे, कौन सा बताएंगी इन 3 में से, ठीक है? जी सर। जी पढ़ें पहला। फर्स्ट टॉपिक, रियल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। जी। सेकंड तो टॉपिक, हाई नहीं इधर बताए ना कि आपने क्या सोचा इसको देख कर कि आप इस पे कभी कुछ नहीं लिख सकती, या आपको कुछ कुछ पता है और ज्यादा नहीं पता, या फिर आप इस पे अच्छे तरीके से लिख सकती हैं? इस पे नहीं लिख सकती सर। आप बिल्कुल नहीं लिख सकती? नो सर। ठीक है, और कितने लोग हैं जो इसको बारे में कुछ कुछ जानते हैं, जरा चैट में बताएं। बताएं कुछ कुछ, या 100% या 0%। जी जनाब, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको कुछ कुछ जो है वो पता है, ठीक है। सामिया को कम पता है, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं उनको कुछ कुछ पता है, क्योंकि थोड़ा बहुत उन्हें पता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है एजुकेशन, हेल्थ और इनकम को इम्प्रूव करना, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है मोटरवेज और फैक्ट्रीज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना, पोर्ट्स बनाना, ठीक है।
और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जीडीपी, बजट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इनकम टैक्स कितना इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो टॉपिक का मतलब ये है कि क्या सड़कें बनाने से और जीडीपी बढ़ाने से लोगों की तरक्की होती है या लोगों की जिंदगियां बदलने से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मुल्क का जीडीपी $1 ट्रिलियन हो और उसके लोगों में बहुत ज़्यादा फर्क हो, 90% लोग बहुत ज़्यादा गरीब हों और सारी दौलत सिर्फ 10% लोगों के पास हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि रियल डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली बेसिस पे बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि यार ये नंबर्स क्या होते हैं, असल में तो नज़र आता है कि फ़लाँ के पास पैसे नहीं है और फ़लाँ के पास हैं, ठीक है। लेकिन हम इस पर 100% नहीं लिख सकते क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक लग रहा है, ठीक है, अनलाइक अदर टॉपिक्स। तो हम इसको येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। येलो होगा हमारा कुछ कुछ का कलर। सेकंड टॉपिक जी सामने आप पढ़ें। हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। जी सामने आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। जी, तो आपने वहाँ देखा होगा कि टीचर्स किस तरह के हैं, क्लासरूम्स किस तरह के हैं, रिसर्च कितनी होती है, फैसिलिटीज़ कितनी हैं, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ये चीज़ें आपने देखी होंगी। जी जी तो आप इसके बारे में लिख सकती हैं ऐसे, बेशक गलत इंग्लिश में जी। लिखें, बेशक गलत ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिखें। जी इस पे लिख सकती हूँ। और हमारे चैट में भी बेशुमार दोस्त बता रहे हैं कि वो 80% तक इजीली लिख सकते हैं। तो जी हम लोग जो है इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद सामिया थर्ड टॉपिक पढ़ें। Too many of us not living our dreams because we are living our fears. जी, ये कोई कोटेशन है जिसके ऊपर इन्होंने ऐसे लिखने का कहा है। नॉर्मली सीएसएस की तैयारी के दौरान हम लिटरेचर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, इसलिए ये टॉपिक वही लिख सकते हैं जिन्होंने कुछ लिटरेचर पढ़ा है, कुछ फिलोसॉफी पढ़ी है, तो वो इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को कहते हैं लिटरेरी टॉपिक्स। इनका मसला ये होता है कि जी, इनका मसला ये होता है कि जब हम इन्हें लिखना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब हम असल में लिखने बैठते हैं तो 2-3 पेजेस लिखने के बाद हमारे पास टॉपिक ख़त्म हो जाता है, हमें समझ नहीं आती और क्या करें, अनलेस हमारी बहुत अच्छी रीडिंग हो, हमने बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ा हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हों अच्छी, तो तब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आप सब लोगों के लिए ये मशवरा है, जो लोग लिटरेचर बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने फ़िलोसॉफ़ी नहीं पढ़ी, वो इस तरह के टॉपिक से अवॉइड करें। अगर आपने पढ़ी है तो ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। ये टॉपिक्स पढ़ने में बड़े मज़ेदार होते हैं, लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो इसको रेड कर दे, ठीक है। ये मुश्किल है अटेम्प्ट करना, क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा, एंड नहीं होगा इसका। लेकिन जिन्होंने लिटरेचर और फिलोसॉफी पढ़ी है वो ज़रूर इसको ग्रीन करें और इसे लिखें, वो ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं इसके ऊपर और इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पे नंबर भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इन टॉपिक पे नंबर ज़्यादा आते हैं, एग्जामिनर खुद लिटरेचर का टीचर होता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन मसला ये है कि आपने रिस्क भी लेना है या नहीं लेना, ठीक है। आपसे लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, ये चीज़ें आपने देखी। तो जब आप बहुत अच्छा लिखने लग जाएंगे, बहुत अच्छी रीड हो जाएगी आपकी, तो आप ये टॉपिक जरूर अटेम्प्ट करें, लेकिन अभी नहीं, अगर आप इनिशियल स्टेजेस में। जी थैंक यू सामिया। और अब अरीशा असगर जो है वो 4th टॉपिक पढ़ेंगी और फिर बताएंगी कि ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, 4th टॉपिक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अरीशा जरा ऊंची बोलें आप। China Pakistan economic corridor and its socio-economic implications for the region and the world. जी अरीशा ये बताएं कि सीपैक जो है ये पिछले 3-4-5 सालों में कितना ज़्यादा फेंटा गया है और कितनी ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएसएस के, पाक अफेयर्स में, एसएस के अंदर, ठीक है, न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर। सब लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि सीपैक कैसा है। ना आइडिया हो तो आप अभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ें या गूगल पे सीपैक लिखें तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आप कहेंगे हाँ फ़लाँ मोटरवे भी बनी है, फ़लाँ इकोनॉमिक जोन भी सुना है बना है, फ़लाँ ग्वादर पोर्ट भी बन रही है, ठीक है, उससे इकोनॉमी इंप्रूव होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम सब लोगों ने पिछले कुछ अर्से में देखी हैं, ठीक है।
सर तो इस पे थोड़ा सा हम अगर अपना नॉलेज अलाइन करें तो हम इस पे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आजकल ये टॉपिक पुराना हो गया, पूछा नहीं जाता, 2018 में नया था। इसको जो है हम कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि ये थोड़ा सा रियल लाइफ से करीब है, ये हर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है जी। अरीशा, अगला टॉपिक पढ़े ज़रा, क्या है? Beware the barrenness of a busy life. जी, ये भी कोई लिटरेरी कोट है, शायद शेक्सपियर की है, जिसमें कहा गया है कि एक मसरूफ़ ज़िंदगी जो है बहुत ही खोखली सी होती है, बहुत ही अलोन होती है, बहुत ही तनहा होती है। लोग देखने में तो मसरूफ़ होते हैं लेकिन बड़े बैरन से होते हैं, बड़े खाली खाली से होते हैं। तो क्या ये लिटरेरी टॉपिक है या आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है? मतलब ये किस तरह का टॉपिक है? थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। हाँ जी। तो इसमें भी हम वही अप्लाई करेंगे कि जिन लोगों का लिटरेचर का अच्छा बैकग्राउंड है वो इसके अंदर ज़रूर करें, जिन लोगों का इतना बैकग्राउंड नहीं है वो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, ताकि आप अपनी अटेम्प्ट सेव कर सकें। ठीक है, आपने बचना है कि कहीं आप जो है फेल ना हो जाए, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है अच्छा तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। अरीशा, 6 टॉपिक पढ़ें। The emerging power of social media, prospects and problems. जी अरीशा, सोशल मीडिया ऐप्स आप कौन कौन सी यूज़ करती हैं? सर आजकल ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। जी, और पुराने ज़माने में कोई पुराने लोग फेसबुक भी यूज़ किया करते थे? जी मैं उन्हीं में से हूँ, लेकिन अब जी। फेसबुक में। हाँ जी। तो ये 3 ऐप्स आपके सामने हैं। उसके अलावा टिकटॉक भी सोशल मीडिया ऐप है, इवन यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया ऐप है जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग कम से कम पिछले 5 साल से तो यूज़ कर रहे हैं, इफ़ नॉट 10 ईयर्स। मैं पिछले जो है वो 13 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सब लोगों को पता है कि इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी मेहनत के साथ अपना नॉलेज अलाइन कर सकते हैं और इस ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हैं। शायद हमें टूटे फूटे लफ्ज़ों में इस ऐसे पे कुछ लिखना आ जाए। ठीक है, ये इजी टॉपिक मालूम होता है। सही है अरीशा? यस सर। जी, तो फिर अगला टॉपिक पढ़ें। In the fight against terrorism and corruption, it is imperative not to compromise human rights and civil liberties. जी अरीशा, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन डाइसेक्ट करेंगे तो शायद इजी हो जाए। कहता है कि Yes. अगर आपने टेररिज्म से लड़ना है या करप्शन ख़त्म करनी है तो इसको ख़त्म करते हुए आप इतने अंधे ना हो जाएं कि लोगों की सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स को वायलेट करें। आप कहें कि फ़लाँ बंदे ने करप्शन किया, उठा लो उसे जेल में डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर बाकायदा तरीके से चार्ज लगाना चाहिए, उसे अदालत में पेश करना चाहिए, उसको राइट टू स्पीक देना चाहिए, उसको राइट टू हैव अ लॉयर देना चाहिए, उसकी सिविल लिबर्टीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो देखने में तो ये टॉपिक थोड़ा आसान लगता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। आपने असल में लिखना है कि ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, और करप्शन और टेररिज्म जैसे खतरनाक कामों को ख़त्म करने के लिए भी हम ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। तो आप में से कुछ लोगों को शायद ह्यूमन राइट्स का ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत सारे लोगों का कम होता है। हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो अगले हमारे लेक्चर्स होंगे 10 डेज़ के। इसको मैं जो है वो येलो कर देता हूँ, क्योंकि शायद सब लोग कंफर्टेबल ना हो अभी, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद शायद इस पे कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा ही है? यस सर। जी, उसके बाद उस्मान ज़रा माइक ऑन करें और उस्मान आगे ज़रा कुछ टॉपिक्स पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उस्मान 8th टॉपिक पढ़ें। The threat of global warming and the ways to counter it. जी उस्मान, अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इन्वायरमेंटल इशू है, थोड़ा सा स्पेशल इशू है, लेकिन जिन लोगों का सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी है ग्रेजुएशन के दौरान या थोड़ी बहुत खबरें फॉलो करते हैं, उनको आइडिया हो जाता है। बाकी लोग जो हैं वो शायद कहें कि जनाब ये थोड़ा सा मुश्किल है, इतना डेटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये ग्रीन और येलो दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पीपल। हम लोएस्ट साइड लेते हैं और इसे येलो कर देते हैं। जी उस्मान, 9th देखें क्या लिखा हुआ। Will the rule of law always remain? सर एक्चुअली ये ऊपर मेरा अच्छा will always remain an impracticable myth in our country. ठीक है, यस सर। जी जी कह रहा है कि क्या पाकिस्तान में कभी कानून की हुक्मरानी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी।
यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि कानून की हुक्मरानी क्यों नहीं हो पा रही, और चाहते तो सारे हैं कि हो जाए, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही, असल में ये बात पूछी गई। तो हम सारे लोग शुरू से बचपन से पुलिस को देख रहे हैं, हम सारे लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देख रहे हैं, हमें ये भी पता है कि गुड गवर्नेंस अच्छे रूल ऑफ लॉ से पॉसिबल होती है, हमें ये भी पता है कि मुल्क में लॉज मौजूद हैं लेकिन उसका रूल नहीं है, हमें ये भी पता है कि अमीर लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच जाते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लॉ के अंडर आ जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास बुनियादी सी गपशप है, थोड़ा सा एडवांस्ड होने की ज़रूरत है। इसको हम ग्रीन भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने उन दोस्तों के लिए येलो कर देते हैं जो कह रहे हैं कि सर तो हर चीज़ को ग्रीन करते जा रहे हैं। और उस्मान ज़रा लास्ट टॉपिक पढ़ें। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। जी, डेमोक्रेसी जो है वो होप्स और हर्डल्स का शिकार है। तो डेमोक्रेसी को हमने बचपन से देखा है, मुझे याद है 2002 में जब रेफरेंडम हुआ था परवेज़ मुशर्रफ का, तो बहुत सारे जाली वोट मैंने भी डाले थे, मुझे बड़ा शौक था वोट डालने का, मुझे किसी ने कहा चला आओ एक काम करते हैं, मैं चला गया, उसने कहा इस पर साइन करते जाओ, मैं करता गया। अब मुझे याद आता है कि भाई मैंने तो 100-200 वोट डाल दिए थे परवेज़ मुशर्रफ को, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का प्रोसेस सब लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों के फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का रिवाज होता है, बहुत सारे लोग टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत सारे लोगों को खास इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन उन्हें इतना पता होता है कि इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन किस लिए होते हैं। तो शायद आप में से सब लोग पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के इश्यूज थोड़े बहुत बता सकें, थोड़ा बहुत उस पर लिख सकें, आपके पास रिलेशन भी होंगे, क्योंकि सब लोग में भी न्यूज़पेपर आजकल पढ़ रहे होंगे, चीज़ें आप लोगों को आइडिया होगा। हम इसे ग्रीन करते हैं। सर इधर एक्चुअली एक मेरा क्वेश्चन था। जी जी सर ये जो ऐसे 4 है या 3 है, इसमें हम सर रियलिटी बेस्ड स्टोरी भी रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे आता है कि राइज इकोनॉमी या राइज ऑफ जीपीए, तो हम चाइना या यूएसए की बात करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर उसमें तो एंडिंग क्या सर, मुझे हम इसको लिखते हैं एंड ये तो नहीं होगा उस्मान के आप उसके अंदर स्टोरीज लिखें, उसके अंदर पहले आप एक साइट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको जो स्टोरीज पता होंगी उसके साथ आप वैलिडेट करेंगे अपनी साइट को कि मैं इस तरफ हूँ और इसकी वजह ये है, ठीक है। इसका हम आगे सीखेंगे। राइट सर। ठीक है जी, ये 10 टॉपिक्स हैं जिसमें से हम गिन लेते हैं कि ग्रीन कितने हैं। जनाब ग्रीन है 1 2 3 और 4, 4 टॉपिक्स सर ग्रीन, जिस पे हम अगर कल एग्जाम हो तो हम थोड़ा बहुत लिख के आ सकते हैं। और 4 टॉपिक्स आर येलो, जिस पे अगर नेक्स्ट मंडे को एग्जाम हो तो हम थोड़ा बहुत लिख के आ सकते हैं। और 2 टॉपिक्स आर रेड, जिसके ऊपर अगर फरवरी में भी एग्जाम हो तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो लिखना। तो आपने अब आज के बाद से जब भी अपना ऐसे सिलेक्ट करना है प्रैक्टिस के लिए, या जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ये सोचेंगे कि सर अवैस ने कैसे ऐसे सिलेक्ट किया था, तो सर अवैस ने ऐसे ऐसे सिलेक्ट किया था। उन्होंने पहले रेड येलो ग्रीन कर लिया था 2 मिनट के अंदर, उसके बाद ग्रीन्स को देखा था कि इसमें से कौन सा सबसे अच्छा वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो उन्हें लगता था कि सबसे अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं वो उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे आगे वाला और पीछे वाला क्या अटेम्प्ट कर रहा है। और जब बाहर निकले तो लोगों ने कहा कि जिन्होंने फलां ऐसे अटेम्प्ट किया वो तो फेल हो गए क्योंकि सब ने वो किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जामिनर के लिए हर ऐसे एक नया ऐसे है, बेशक आप मशहूर ऐसे चूज़ करें या बेशक आप सेपरेट ऐसे चूज़ करें, आपकी इवैल्यूएशन होगी ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस और क्लैरिटी के ऊपर। दैट्स ऑल, ठीक है। आज आपने जाकर ये वेबसाइट देख लें या वैसे पास पेपर्स की कोई और वेबसाइट देख लें, वहाँ से आपने अपने सारे पास पेपर्स देखने हैं और देखना है कि इसमें से कौन से रेड हैं, कौन से येलो हैं, कौन से ग्रीन हैं, और ग्रीन वालों को एक पेज पे लिख लेना है, येलो वालों को दूसरे पेज पे लिख लेना है, और अगली तैयारी आप इस हिसाब से करें, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही टॉपिक चूज किया जाता है, ठीक है, और ऐसे ही करेंगे। वेबसाइट का नाम है vshine.org। मैं इसका जो है आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ, टॉप के ऊपर लिंक होगा। पास पेपर एसेस, ये लिंक दे दिया मैंने, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को मैंने ऑलरेडी उनके साथ शेयर कर दिया, जिनके पास लिंक होगा तो मैं व्हाट्सएप पे आपको ये लिंक है वो भिजवा दूंगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा आप 30 के 30 या 40 के 40 जितने भी लोग इस क्लास में हैं वो कल पिछले 10-12 सालों के पेपर्स इस तरीके से ज़रूर एनालाइज करें और फिर मुझे अगले दिन आके बताएं, ठीक है,
कि मैंने एनालाइज किए हैं, मेरे 4 सही थे, मेरे 5 सही थे। कल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कितने एसेस आते हैं, ठीक है। टाइम ऑलरेडी अप हो चुका है, तो हम इंशाल्लाह जो है कल मिलेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल एड्रेस करेंगे। जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करें कि वो पहले आ जाएं, 10 बजे आ जाएं क्लास में, ताकि बाकी लोगों का इंतजार करते हुए हम क्वेश्चन और कर लें, ठीक है। बाकी गूगल क्लासरूम का लिंक आप लोगों के साथ शेयर्ड है, आप उसके ऊपर जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल मैं आपको उसका आंसर दूंगा, विद इन 24 आवर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। I wish you all the best, and I again congratulate you, and I expect that all of you will do your homeworks and you will do whatever I am telling you to do. और आप इस चीज़ को आखिरी चीज़ नहीं समझेंगे, आप ये समझेंगे कि सर ने बताया है ये एक तरीका है, इसके अलावा 10 और तरीके भी हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले से किसी अच्छे तरीके पे काम कर रहे हैं तो फिर आप सर वाला तरीका ना अडॉप्ट करें, आप वो वाला तरीका करें जिस पे आप पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह 10 o'clock मिलेंगे, राइट एट दिस टाइम।